चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं अपने एमसीक्यूज। जो आपका सैंपल पेपर था 2021 का, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कुछ इस प्रकार है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 इज, देखो ध्यान से पढ़ो। डैश इज द प्रोसेस बाय विच द मैनेजर ब्रिंग्स ऑर्डर आउट ऑफ चोज, रिमूव कन्फ्लिक्ट अमंग द पीपल्स ओवर वर्क एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग एंड क्रिएट्स एन एनवायरमेंट सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट। सो बेसिकली मैनेजर क्या करता है, मैनेजर हर तरह के कन्फ्लिक्ट्स को खत्म करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉट करता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटीज हैं, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है, पूरी तरीके से स्ट्रक्चर वो तैयार करता है, राइट। एंड बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखो आपको बहुत अच्छे से पता है ऑर्गेनाइजिंग में अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज की मैं बात करता हूँ। तो बेसिकली अब मैं बात करूँ एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज भी एक तरह के रिसोर्सेज हैं, राइट। ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम सोचें तो उनकी अरेंजमेंट, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन किससे अथॉरिटीज लेगा, कौन किसके लिए अकाउंटेबल होगा, कौन किसको रिपोर्टिंग देगा काम की, है ना, और कौन किसको काम अलॉट करेगा, ये सारी चीजें भी डिसाइड करते हैं, ठीक है, मैनेजर्स। और इट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा इस बारे में, राइट। प्लानिंग का नहीं है, बिकॉज प्लानिंग के अंदर मैं ऑलरेडी टारगेट सेट करने की बात करता हूँ, ब्लूप्रिंट रेडी करता हूँ। स्टाफिंग के अंदर बेसिकली मैं हायरिंग की बात करता हूँ, रिक्रूटमेंट की बात करता हूँ, पुटिंग अ राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको उसकी पोजीशन मिलनी चाहिए। कंट्रोलिंग के अंदर बेसिकली मैं सेट स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने की बात करता हूँ। तो ऑलमोस्ट आपका जो बचा वो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात होती है। तो इसके अंदर एम्प्लॉयज है जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मैं उनकी अरेंजमेंट भी करता हूँ कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है। ओके, सो ऑर्गेनाइजिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट जो इसके अंदर ऑप्शन क्वेश्चन में आया है वो ये है, डैश इंश्योर दैट द हेड्स of the separate business unit in the organizations are responsible for profits or losses of their units and have authority over it। यहां पर बोल रहा है कि ऐसा इस डैश, बेसिकली इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कि ये इंश्योर करता है कि जो हेड है, हर बिजनेस यूनिट के जो हेड हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी डिवीजन, अपने सेपरेट बिजनेस डिवीजन के प्रॉफिट और लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। और बेटा ये जो होती है ना, ये डिसीजन मेकिंग जब अथॉरिटी दे दी जाती है, कि डिसीजन मेकिंग पावर भी जब डेलीगेट कर दी जाती है, डेलीगेशन इज समथिंग डिफरेंट, डिसेंट्रलाइजेशन इज समथिंग डिफरेंट। होता क्या है कि जब डिविजन्स की बात होती है, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में डील करती है, वहीं वो कंप्यूटर भी बनाते हैं, वहीं वो लैपटॉप भी बनाते हैं, और उसी कैटेगरी में वो मोबाइल फोन्स भी बनाते हैं, टीवी बनाते हैं, राइट। अब हर प्रोडक्ट का अपना डिवीजन होगा बट अंडर अ सिंगल ब्रांड नेम, राइट। तो होता क्या है ना कि हर डिवीजन के जो सुपीरियर होते हैं, राइट, जो हेड्स होते हैं वो अपने डिवीजन के प्रॉफिट और लॉस के खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग पावर भी उन्हीं के हाथों में होती है। सो बेसिकली एक तरह से आप बोलो तो डिसेंट्रलाइजेशन का ये पार्ट है जिसके अंदर डिविजन्स क्रिएट किए जाते हैं और डिसीजन मेकिंग भी उनके हाथ में होती है। अगर डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में है तो ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट और लॉसेज, राइट। सो कौन सा है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है बेटा कि एक मैनेजर के अंदर कितने लोग हैंडल कर रहा है, कितने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर रहा है, दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शनल इज समथिंग कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैं काम को डिवाइड कर देता हूँ। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी ये भी अलग है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो डिविजनल स्ट्रक्चर जहां पर चीजों को डिसेंट्रलाइज कर रखा है ओवर द डिफरेंट डिविजन्स। ओके, सो डिविजनल स्ट्रक्चर इज द एक्यूरेट आंसर। दोनों के आंसर एक बार मैच कर लें। देखो तो पहले का आंसर है आपका ऑर्गेनाइजिंग, राइट। ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली व्हाट, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और इसका जो और वाला पार्ट है उसका आंसर है बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। और डिविजनल स्ट्रक्चर बेटा किस तरीके से फ्रेम होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर फ्रेम होता है जब मैं पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रांसफर कर देता हूं, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ट्रांसफर कर देता हूं टू डिविजन्स। ओके, तो उस सिनेरियो में वो प्रॉफिट और लॉस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ध्यान से देखेंगे, एक शॉर्ट थोड़े दिन पहले मैंने रिलीज किया था अपने क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन चैनल पे, और उस शॉर्ट के अंदर मैंने ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें कवर करी थी जो आपकी फिलोसफीज़ हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केटिंग के अंदर, कि अलग अलग फिलोसफीज़ क्या हो सकती हैं प्रॉफिट्स कमाने के और इसके अलावा बिजनेस को रन करने की, मार्केटिंग की क्या क्या फिलोसफीज़ हो सकती हैं। उसके अंदर PPSM मैंने आपको बताया था। P इज बेसिकली प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, सोशल कॉन्सेप्ट, एंड लास्ट वन इज मार्केटिंग। ओके, अब इसमें से आपको मैच करना है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली व्हाट, जब मैं क्वालिटी पर फोकस करता हूँ, राइट। तो जब मैं क्वालिटी पर फोकस कर रहा हूँ, अब देखो इसमें कौन सा क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है।
ठीक है। जब मैं क्वालिटी पर फोकस करता हूँ दैट इज व्हाट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट इज व्हाट, सेलिंग कॉन्सेप्ट जब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं एग्रेसिव सेल कर रहा हूँ, जब मैं ज़्यादा प्रमोशन पर फोकस करता हूँ, सेल 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 सेल, है ना, जब मैं इस तरह का हल्ला कर रखा है, मैंने प्रमोशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक है मेरी, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा सेलिंग कॉन्सेप्ट। बस बल्क में क्या करना है, एडवर्टीजमेंट करनी है और बल्क में प्रोडक्ट को बेचना है, दैट्स इट। क्वालिटी पर फोकस करता हूँ तब मेरा प्रोडक्ट बिकता है, दैट इज व्हाट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज व्हाट, जब मैं कस्टमर की नीड पर काम करता हूँ, कस्टमर से फीडबैक लेता हूँ, कस्टमर की नीड पर काम करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डेवलप करता हूँ, देन उसकी नीड को सेटिस्फाई करता हूँ, दैट इज व्हाट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो ऑलमोस्ट आपको पता चल रहा होगा, पहले का पहला है और दूसरे का तीसरा हो गया एंड लास्ट वाले का हो गया सेकंड। तो फर्स्ट थर्ड और सेकंड, फर्स्ट थर्ड और सेकंड ये जो भी होगा वही आपका एक्यूरेट आंसर होगा, ठीक है। तो देखो ये रहा फर्स्ट थर्ड और सेकंड, ओके। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इन ऑर्डर टू गेट फीडबैक अबाउट रिसेंटली लॉन्च्ड immunity boosting ayurvedic medicine, Atulya Limited conducted an online survey using a questionnaire to gather customer view and opinion। देखो यहाँ पर ना इसको बड़े ध्यान से समझना बेटा, आप कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज भी इसका ऑप्शन टिक कर सकते हो, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्वेश्चनियर दे रहे हैं, ठीक है, एक प्रश्नावली दे रहे हैं बेसिकली आप कह सकते हो, जिसमें क्वेश्चंस हैं कि वो कस्टमर के व्यूज जानना चाहते हैं कि बेसिकली उनका प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है। एंड कस्टमर व्यूज एंड ओपिनियंस, आइडेंटिफाई मार्केटिंग फंक्शन बीइंग यूज्ड बाय द अतुल्य लिमिटेड। गलती से बेटा इसका आंसर कस्टमर सपोर्ट सर्विस मत कर देना। कस्टमर सपोर्ट सर्विस इज समथिंग डिफरेंट। जब कस्टमर प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है तो उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर हो सकता है जिस पर अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं, राइट, एंड अकॉर्डिंगली उस पर काम किया जाता है। बट यहाँ पर जो है वो एक प्रश्नावली दे रहे हैं, मतलब क्वेश्चन आयर दे रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग सर्वे कर रहे हैं, व्यूज जानना चाहते हैं कि बेसिकली कस्टमर को कैसा लगा प्रोडक्ट यूज करके। हम यहाँ पर सामने से कस्टमर को अप्रोच कर रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में कस्टमर हमें पहले अप्रोच करता है, ये दोनों में फर्क है। और यहाँ पर क्या है, टू गैदर कस्टमर व्यूज, यहाँ पर कस्टमर के व्यूज जानने की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर बताओ कि कौन सा मार्केटिंग फंक्शन है यहाँ पे, ध्यान से देखो। अब प्रोडक्ट डिजाइनिंग का तो कोई लॉजिक नहीं बनता, प्रोडक्ट डिजाइनिंग तो नहीं है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कस्टमर हमें अप्रोच नहीं कर रहा, हम कस्टमर को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, टू टेक द व्यूज। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट, दैट इज करेक्ट आंसर। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। और तो एग्जैक्टली जो इसका आंसर है वो मैं गैदर कर रहा हूँ, गैदरिंग मतलब इकट्ठा कर रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन को, और मार्केटिंग एनालाइज करना चाहता हूँ मार्केटिंग को कि बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसमें कुछ कमी पेशी है, व्यूज मैं जानना चाहता हूँ उसके, और अकॉर्डिंगली मार्केट को मैं समझ पाऊंगा कि मार्केट किस तरह की है, ओके, देन फिर मैं प्रोडक्ट को डेवलप करूंगा। बट फर्क इतना है कि कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में यहाँ पर कस्टमर हमें अप्रोच करता है, यहाँ पर हम कस्टमर को अप्रोच कर रहे हैं टू टेक द ओपिनियंस एंड टेक द व्यूज, ओके। सो गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इज द एक्यूरेट आंसर। सो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपने देख लिए होंगे और ये देखो एक्यूरेट हमारे दोनों आंसर थे। उसके बाद देखते हैं ये केस स्टडी पर बेस्ड बेटा कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं 13 to 16। जरा ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। देखो चलिए अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि केस स्टडी बेस्ड है और उसमें 13 to 16 क्वेश्चन जो है आपके वो एमसीक्यूज आएंगे। तो 13 से 16 तक के जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू बेस्ड है और वो एमसीक्यू जो है इस केस स्टडी पर ड्राफ्टेड है। जरा ध्यान से इस केस स्टडी को पढ़ेंगे, एक बार गो थ्रू कर लेंगे और इसकी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में लिखकर हम उसके फाइनल आंसर देंगे। तो इसका सोलर लिमिटेड इज सर्चिंग ऑप्शन टू रेज 20,000 करोड़ फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। सो बेसिकली यहाँ पर ये जो कंपनी है इसको 20,000 करोड़ का फंड रेज करना है और प्राइमरी मार्केट से ये रेज करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं, बिकॉज वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, थोड़ी सी विविधता, मतलब अपने प्रोडक्ट्स में जिस भी सर्विस में डील करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में उसमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं, जिसके लिए उनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आगे बोला गया उसके लिए उन्होंने क्या किया, इट हायर्ड द सर्विस ऑफ अ रीनोन्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म धनलक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड। तो एक यहाँ पर फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म है और इनसे इन्होंने बातचीत करी, हायर किया उनको, जिसका नाम है धनलक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड, फॉर सजेस्टिंग ऑप्शंस फॉर द सेम। तो यहाँ पर उनसे सजेशन मांगा गया, धनलक्ष्मी से सजेशन मांगे गए कि हम पैसा चाहते हैं 20,000 करोड़ रुपए, इसको किस तरीके से अरेंज किया जाए, आप हमें कुछ सलाह दीजिए। धनलक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड सजेस्टेड अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यहाँ पर उन्होंने लिस्ट दी पूरी ऑप्शंस की कि आपके पास यही ऑप्शंस हैं। अब वो क्या क्या ऑप्शंस हैं जरा ध्यान से देखना।
It was decided that for the immediate requirement of 1500 crore, the company gives privilege to the existing shareholder to subscribe to a new issue of share according to the terms and condition of the company. तो भैया इसमें इमीडिएट रिक्वायरमेंट जो 1500 करोड़ की है ना, उसके लिए क्या बोला गया कि जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना, उन्हीं को अप्रोच करो और उन्हीं से पैसा रेज करो। तो जब मैं न्यू इशू के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही बातचीत करना चाहता हूँ। आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा, वो जो सिनेरियो होता है ना, तो 1500 करोड़ का जो सिनेरियो है दैट इज़ व्हाट राइट इशू। ठीक है, तो एक एक चीज़ को लिखते जाओ। ठीक, तो 1500 करोड़ का तो राइट इशू है। आगे क्या बोला गया? फॉर 4500 करोड़ would be raised by the allotment of security to a consortium of a financial institutions instead of inviting subscription for public by making direct appeal to the investor to raise the capital। अब यहाँ पर संगठन है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो ये बेटा तो अब यहाँ पर किसी स्पेसिफिक से आप पैसा रेज करने की बात कर रहे हो, तो 4500 जो करोड़ हैं वो तो हो गए आपके क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट। जब मैं कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करता हूँ फंड्स के लिए, तो बेटा वो क्या कहलाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है। आगे बोला गया, इट वॉज फर्दर डिसाइडेड टू रेज द कैपिटल टू ट्यून ऑफ 6000 करोड़ थ्रू एन इशूइंग हाउसेज। अब यहाँ पर मैं इशूइंग हाउसेज को अप्रोच कर रहा हूँ, मतलब स्टॉक एक्सचेंज को अप्रोच कर रहा हूँ 6000 करोड़ के लिए। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ऑफर फॉर सेल। बेटा ये सिनेरियो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने फाइनेंशियल मार्केट बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको देखते ही दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि बेसिकली कौन सा पॉइंट किस चीज़ के लिए है। ओके, उसके बाद बोला गया, ऑल दीज ऑप्शंस आर एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और इनको जो है एक्सेप्ट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। द बोर्ड फर्दर डिसाइडेड टू रेज 8000 करोड़। अब उन्होंने 8000 करोड़ के लिए क्या किया, देखो क्या बोला गया है, थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद एन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये ऑनलाइन मंगाना चाह रहे हैं बाकी पैसा। ठीक है, तो 8000 करोड़ जो है आप ये कह सकते हो कि ये ऑनलाइन सिस्टम है। ठीक है, ऑनलाइन मतलब क्या है, तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही आप कह सकते हो, डीमैट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये मंगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप ये भी बोल सकते हो EIPO। ठीक है, इसको आप EIPO के नाम से जानते हो बेटा। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, तो इस प्रकार मैं 20,000 करोड़ रुपए पूरे अरेंज कर लूंगा। अब जरा क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि MCQs में क्या क्या आपसे पूछा गया है। Identify the method of flotation of new issue in the primary market not taken up by the इसका सोलर लिमिटेड। तो कौन सा ऐसा इसके अंदर है जो कि उन्होंने चूज नहीं किया। तो भैया हमने जब यहाँ पर कैलकुलेट किया तो हमें पता तो चल रहा है कि ऑफर फॉर सेल है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, राइट इशू है, EIPO है। तो कौन सा नहीं है, ये है, हाँ सर ये तो है, ये है, हाँ है, ये भी है। तो क्या नहीं है सर, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ये नहीं है सर। ओके, दैट इज योर करेक्ट आंसर। इशू ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के थ्रू किसी तरह का कोई इशू नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखें ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ये बोल रहे हैं कि 4500 करोड़ थे वुड बी रेज्ड बाय द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी टू अ कंसोर्टियम of financial institutions instead of inviting subscription from the public by making a direct appeal to the investor to raise capital। so यहाँ पर डायरेक्टली पब्लिक को अप्रोच नहीं किया। कंसोर्टियम मतलब एक संगठन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच कर रहे हो आप, राइट। सो 4500 करोड़ के लिए आपने किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच किया, नॉट पब्लिक। तो इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू इन द प्राइमरी मार्केट बीइंग डिस्कस्ड अबव, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिसाइडेड टू इशू। तो इसमें से क्या है, इस बेसिकली इस तरह के इशू को आप किस तरीके से जानते हो। सर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। जब मैं कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करता हूं फॉर रेजिंग फंड, दैट इज कंसर्न एज प्राइवेट प्लेसमेंट।
ऑफर फॉर सेल नहीं है ये, ऑफर फॉर सेल के अंदर मैं स्टॉक एक्सचेंज को करता हूँ, राइट इशू एग्जिस्टिंग को अप्रोच करता हूँ, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस तो है ही नहीं। प्राइवेट प्लेसमेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ध्यान से देखो, आइडेंटिफाई द रीजन विच हैज मेड द फर्म रेज फंड फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो रीजन बताइए कि आइडेंटिफाई द रीजन विच हैज मेड द फर्म रेज फंड फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं? पहला रीजन, इट हेल्प्स टू रेज फंड्स क्विकली। ओके, इट हेल्प्स टू फर्म, बेसिकली वहाँ पर क्विकली पैसा आता है, बिल्कुल बेटा फटाफट से मेरे पास पैसा अरेंज हो जाएगा। इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, डेफिनेटली बेटा ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। स्टॉक एक्सचेंज के खर्चों से बच जाता हूँ मैं, ब्रोकरिंग की कमीशन वगैरह जो होती है वो सबसे मैं बच जाता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन का जो खर्चा होता है उससे बच जाता हूँ। तो मेरे को लग तो दोनों ही रहे हैं, तो आई थिंक बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। जब मैं प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जाता हूँ, जब मैं इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करता हूँ, तो डेफिनेटली ये दोनों बेनिफिट हैं, ये दोनों आप रीज़न कह लो। तो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी वॉज रेज्ड बाय द कंपनी थ्रू EIPO। हाँ जी, ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कितना था? लास्ट में बोला गया था 8,000 करोड़। ये देखो 8,000 करोड़ था, लास्ट में बोला था ना क्वेश्चन में। सर कहाँ बोला था? ये देखो बेटा 8,000 करोड़ रुपए ऑनलाइन एक्सचेंज से मंगवाए थे, तो इसको हम बोलते हैं EIPO। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि आपका 70 to 20 MCQ क्वेश्चंस को कवर करेगा। यमुना प्रसाद, अ स्मॉल शॉपकीपर इन बीकानेर राजस्थान, यूज टू सेल फेमस भुजिया सेव। यमुना प्रसाद हैं, शॉपकीपर हैं, ये बीकानेर में जो है ऑपरेट करते हैं, फेमस जो है भुजिया बनाते हैं, भुजिया सेव आपको पता भी होगा। इट वॉज क्विकली सेलिंग प्रोडक्ट फॉर लोकल्स एंड फॉरेन टूरिस्ट, बहुत जल्दी बिकने वाली चीज़ है। फिर सेकंड जनरेशन एक्सपेंडेड द बिजनेस एंड गॉट यमुना की भुजिया रजिस्टर्ड विद द कंसर्न अथॉरिटी। अब इन्होंने नाम को रजिस्टर्ड करवाया यमुना की भुजिया, सेकंड जनरेशन ने बिजनेस को एक्सपेंड किया, उसको रजिस्टर्ड करवाया, दैट इज व्हाट, दैट इज बेटा ट्रेडमार्क। ठीक है, इसको ब्रांड मार्क नहीं बोलते, इसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। ब्रांड मार्क बेसिकली सिंबल को बोलते हैं, ये नाम है, इसको ट्रेडमार्क आप कंसिडर करोगे। कंसर्न अथॉरिटी के साथ उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया, और ये कोई लीगल प्रोटेक्शन इनको देगा। ठीक है, इस नाम में कोई और ऑपरेट नहीं कर पाएगा। ग्रेजुअली द ब्रांड ऑफर्ड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर लाइक नमकीन, स्वीट्स, बेकरीज आइटम। अब उन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स में भी एंटर किए। हाउएवर भुजिया सेव रिमेन द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट ऑफ द ब्रांड, क्रिएटिंग मैक्सिमम रेवेन्यूज। हमेशा जो उनका जो बेसिक था, जो पुराना उनका प्रोडक्ट था, वो हमेशा से फेमस रहा, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू का सोर्स वही बना रहा। उसके बाद यमुना की भुजिया ऑफर्ड इट्स प्रोडक्ट एट अ कम्पिटिटिव प्राइजेस इवन वाइल ऑफरिंग कस्टमर सर्विस लाइक गिफ्ट एंड फ्री होम डिलीवरी टू बिकम अ होम हाउस होल्ड नेम। सो बेसिकली उनको घर घर तक नाम पहुंचाना था, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरी चीज़ें भी देना स्टार्ट करी, लाइक गिफ्ट देना, होम डिलीवरी देना फ्री। तो ये सब भी वो कर रहे थे ताकि घर घर तक उनका नाम पहुंचे, फेमस हो जाए। नाउ इट हैज़ अ वर्चुअल बिकम अ साइनोनिम फॉर भुजिया सेव इन द मार्केट। अब ये जो है वर्चुअली बहुत फेमस हो चुके हैं, और साइनोनिम मतलब क्या, इनको दूसरे नाम से, भुजिया सेव के नाम से इनको ऑनलाइन भी अब जाने लगा। दैट पीपल आस्क फॉर यमुना की भुजिया इंस्टेड ऑफ भुजिया सेव। अब यहाँ पर यमुना की भुजिया के नाम से ये फेमस हो गए, तो ये अब ये साइनोनिम बन गया, भुजिया की सेव साइनोनिम बन गया। बट जो मेन जो इनका मेन जो जिस नाम से जानते थे, दैट इज व्हाट भुजिया, यमुना की भुजिया। ओके, यमुना की भुजिया हैज डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन इंडिया एंड अब्रॉड बाय सेटिंग अप रिटेल आउटलेट्स एंड रीचिंग आउट टू द कस्टमर थ्रू इंटरनेट सेलिंग। इंटरनेट सेलिंग के थ्रू अब ये इंटरनेट पे जो है छा चुके हैं, ऑनलाइन सेलिंग में अब्रॉड तक फेमस हो चुके हैं, इनके आउटलेट्स हैं, और बहुत ज़्यादा बड़े कस्टमर बेस को भी टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, promotion of a brand had always been a low profile till the increase in competition pushed it to hire the service of a professional advertising agency। ये बोल रहा है कि प्रमोशन जो है हमेशा प्रमोशन रिक्वायरमेंट होता है, और हमेशा एक लो प्रोफाइल बिजनेस को डेवलप करने के लिए प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है, और कंपटीशन की वजह से कहीं ना कहीं हमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी या हमें पुश करती है ये चीज़ें। कंपटीशन ही हमेशा एक बिजनेस को पुश करता है कि आपको एडवर्टीजमेंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट की वजह से उन्होंने क्या किया, एक एजेंसी हायर करी, दैट इज़ प्रोफेशनल सर्विसेज उनसे ली एजेंसी से। एजेंसी का नाम है विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, फॉर प्रमोटिंग इट्स प्रोडक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड, यमुना की भुजिया हैज ऑल्सो वर्कड अपॉन द मैनेजिंग पब्लिक ओपिनियंस बाय डेवलपिंग रिलेशन विद द मासेस थ्रू स्पॉन्सरिंग कल्चर्स। अब वहाँ पर PR पब्लिक रिलेशनशिप पर फोकस करने लग गए। अब वो पब्लिक रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, घर घर तक पहुँचना है, पब्लिक रिलेशन लोगों से मेंटेन करने हैं, तो कैसे जाओगे, कल्चर इवेंट्स को स्पॉन्सर करो, पैसा लगाओ। ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट्स में पैसा लगाओ,
इसके अलावा पब्लिक पास की मेंटेनेंस वगैरह करना स्टार्ट करो, साफ सफाई पर ध्यान दो, उनकी मेंटेनेंस को टारगेट कर लो, तो ऐसा होता है कि घर घर तक फिर आपका नाम पहुंचता है। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने मार्केटिंग के लिए किया। तो आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन क्या है। बस इतना ही पढ़ना है, एक रफ रीडिंग रखनी है आपको, बड़े बड़े जो आपको पैराग्राफ देखने को मिलेंगे, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना कि स्टोरी के अंदर ही घुस जाओ, क्योंकि क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, तो मेन हमें क्वेश्चन को टारगेट करना है। हिज सेकंड जनरेशन एक्सपेंडेड द बिजनेस एंड गॉट यमुना की भुजिया रजिस्टर्ड विद द कंसर्न अथॉरिटी। इसका क्या मतलब है? विद रेफरेंस टू द गिवन टेक्स्ट, यमुना की भुजिया इज अ गिवन डैश गिविंग इट्स लीगल प्रोटेक्शन। भैया लीगल प्रोटेक्शन क्यों मिल रही है? ट्रेडमार्क है बेटा। जब ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो ये यूनिक नाम होता है, ठीक है, ऐसा कोई और बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता, ये लीगल प्रोटेक्शन देता है। ब्रांड वैल्यू नहीं होती, ट्रेडमार्क ही इसका आंसर है। ट्रेडमार्क नहीं हो सकता, ब्रांड मार्क नहीं हो सकता। ब्रांड मार्क इज बेसिकली फॉर सिंपल। ट्रेडमार्क इज द एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यमुना की भुजिया ऑफर्ड इट्स प्रोडक्ट एट अ कम्पिटिटिव प्राइसेस इवन वाइल ऑफरिंग कस्टमर सर्विस लाइक गिफ्ट पैकेजिंग एंड फ्री होम डिलीवरी टू बिकम अ हाउस होल्ड नेम। अब ये जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, क्या गिफ्ट देना, होम डिलीवरी देना, फ्री होम डिलीवरी देना, घर घर तक पहुंचना, अपना नाम बनाना, ये क्यों है? नाउ दैट इज व्हाट बेटा, आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बीइंग डिस्कस्ड अबव। तो यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स का कौन सा है, कौन से फैक्टर की बात कर रहे हो? मार्केटिंग मेथड, ऑब्जेक्टिव्स, नो। यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई। प्रोडक्ट कॉस्ट, नहीं। मार्केटिंग मेथड है बेटा, ये सब मार्केटिंग का ही कमाल है, ठीक है। मैं गिफ्ट पैकेजेस कर रहा हूँ, मैं गिफ्ट दे रहा हूँ 10% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, इसके अलावा ये खरीदोगे तो उसमें वाउचर निकलेंगे, वाउचर के साथ एक ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल सकती है। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग, ठीक है। फ्री होम डिलीवरी सब मार्केटिंग का पार्ट है बेटा, तो मार्केटिंग मेथड है ये, ओके। सो मार्केटिंग मेथड इज द एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यमुना की भुजिया हैज डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन इंडिया एंड अब्रॉड बाय सेटिंग अप रिटेल आउटलेट्स रीचिंग आउट टू द कस्टमर थ्रू इंटरनेट सेलिंग। ओके, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन चुका है इंडिया के अंदर भी, अब वो अब्रॉड में उन्होंने रिटेल आउटलेट से उनके रीचिंग आउट किया कस्टमर को थ्रू इंटरनेट सेलिंग। ओके, आइडेंटिफाई द डिसीजन रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बीइंग डिस्कस्ड अबव। भाई रिटेल आउटलेट्स की बात हो रही है, रीचिंग आउट टू द कस्टमर की बात हो रही है, इंटरनेट की बात हो रही है, कौन सा एलिमेंट है? ध्यान से देखना बेटा, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, नेटवर्क एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं, तो हमेशा जो नेटवर्क एक्सपेंड होता है बेटा वो चैनल्स से होता है, ठीक है। और इसमें होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, एजेंट, कस्टमर, इस तरह की चैनल होता है। देखकर आपको ऐसा लगेगा, पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार, स्टोरिंग एंड असॉर्टिंग प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी। मैं प्रोडक्ट को स्टोर करने की बात कर रहा हूँ, उसको रेडिली अवेलेबल बनाने की बात कर रहा हूँ, टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करने की बात कर रहा हूँ। इट इज़ एप्रोप्रिएट और नॉट? देखकर ऐसा लगेगा कि टाइम यूटिलिटी वाली बात है तो सही सर, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को टारगेट करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, बट क्या यहाँ पर बोला है कि ऑन द राइट टाइम, सही समय पर चीज़ें अवेलेबल हो जाएं, इस तरह की कोई बात बोली गई है? नहीं बोली गई, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द चैनल्स एंड यूजिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज, बिल्कुल ये इसका करेक्ट आंसर है बेटा। चैनल्स ही तो हैं, इंटरनेट सेलिंग, रिटेल आउटलेट्स, रीचिंग आउट टू द कस्टमर, आउटलेट्स के थ्रू पहुंच रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नेटवर्क की, चैनल्स की बात कर रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देख रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इंक्रीज करने की बात कर रहा है, रिटेल आउटलेट्स की बात कर रहा है, कस्टमर को रीच आउट करना है थ्रू इंटरनेट सेलिंग। इट इज नॉट फॉर टाइम यूटिलिटी, सही समय पर चीज अवेलेबल हो जाए, ये प्रोस्पेक्टिव नहीं है, मार्केट एक्सपेंड करनी है, ये प्रोस्पेक्टिव है। बोथ ए एंड बी, नो, बोथ ए एंड बी देखते ही कई बच्चे इसको टिक कर देते हैं, बेटा ये नहीं है, ठीक है। वन रिगार्डिंग ब्रांड पैकेजिंग लेबलिंग, नो, इसकी तो बात ही नहीं है। रिगार्डिंग द चैनल एंड यूजिंग द इंटरमीडिएटरीज, दैट इज द करेक्ट आंसर। टाइम यूटिलिटी वाला पॉइंट आपको लग रहा होगा, बट बेटा ये आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर टाइम यूटिलिटी की कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि सही समय पर चीज़ें अवेलेबल हो जाएं, इस वजह से मैं नेटवर्क एक्सपेंड करने की बात कर रहा हूँ, नहीं। बिजनेस एक्सपेंड कर रहा हूँ फॉर द पर्पस कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को रीच आउट कर पाऊँ, ओके। इंटरनेट सेलिंग का पर्पस है, रिटेल आउटलेट्स का पर्पस है, तो डेफिनेटली रिगार्डिंग द चैनल्स एंड यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, यूजिंग द intermediaries, that is your correct answer. Last one is question number 20. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना बेटा, कोई भी जल्दबाजी मत करना, बोथ ए एंड बी दिखे और वहीं टिक कर दिया आपने तो वहाँ पर हो जाएगा गलत। On the advice of Vigyapan Private Limited, Yamuna Ki Bhujia has also worked upon managing public opinion by developing relation with the masses through sponsoring cultures, sports events, maintenance of parks, etc. Name the department in the organization which is generally responsible for performing the above important task.
ऑफ मैनेजिंग पब्लिक ओपिनियंस। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यमुना की भुजिया ने किसकी एडवाइस ली है? विज्ञापन की ली है। और विज्ञापन क्या कर रहे हैं? पब्लिक रिलेशन डेवलप करने के लिए वो स्पॉन्सर करने की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस डिपार्टमेंट का नाम बताओ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस डिपार्टमेंट का नाम बताओ जो स्पेशली पब्लिक ओपिनियंस को मैनेज करने की बात करती है। यू मीन टू से कस्टमर सपोर्ट, और यू कैन से मार्केटिंग। मार्केटिंग वालों को तो पता होता है कि कस्टमर को हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, और कस्टमर का फीडबैक उन्हीं के पास आता है, कस्टमर सपोर्ट होता है। इसके अलावा कई बिजनेस में अगर ये नहीं होता तो वो क्या करते हैं? इस पोर्शन को आउटसोर्स कर देते हैं। नोएडा गुड़गांव में आज की डेट में ये देखने को मिल रहा है बेटा, जितने बीपीओज हैं ना वो क्या कर रखे हैं? वो सब कस्टमर सपोर्ट पे तो काम कर रहे हैं, है कि नहीं? जितने कॉल सेंटर्स हैं गुड़गांव में दिखेंगे, है ना, वो क्या कर रहे हैं? वो बेसिकली आउटसोर्सिंग हो रखी है कई बिजनेसेस की उनके लिए। कस्टमर के फीडबैक उन्हीं के पास आते हैं, वो फीडबैक्स को हैंडल करते हैं, कस्टमर की ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने का काम करते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। तो कैसा हो सकता है वो डिपार्टमेंट? ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है? हाँ सर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास भी फीडबैक्स आते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? अ सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएटेड इन द फर्म फॉर द पर्पस। हो सकता है कि फर्म के अंदर कोई सेपरेट डिपार्टमेंट भी आपने क्रिएट किया हो, बिल्कुल हो सकता है जी। इंटरनली आपने कस्टमर सपोर्ट के लिए स्पेसिफिकली कस्टमर एक्सपीरियंस या कस्टमर सपोर्ट के लिए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट अलग किया हो, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और अगर ये दोनों नहीं होंगे, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है तो फिर क्या किया होगा? कोई आउटसाइड एजेंसी होगी, आपने अपना ये जो कस्टमर सपोर्ट वाला काम है, हो सकता है कि आउटसोर्स कर रखा हो कि कोई और हैंडल करेगा, हमारे पास डायरेक्ट फीडबैक आएंगे, हम उस पर काम करेंगे। 3 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो इंटरनली आपके बिजनेस में कस्टमर सपोर्ट का पूरा डिपार्टमेंट होगा, इसके अलावा जनरली आउटसोर्स कर देते हैं, सर्विसेज वाला ये बेसिकली काम है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास रेगुलर कॉल्स आती हैं, जिसमें जो है कस्टमर सपोर्ट नहीं होता, तो वहाँ पर मार्केटिंग के पास फीडबैक्स आते हैं। इसके अलावा आप आउटसोर्स करते हो। ओके, सो एनी ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी आंसर हो सकता है। डी इज द एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर। फिर पढ़ लो, नेम द डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द अबव इंपॉर्टेंट टास्क। इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मैनेजिंग पब्लिक रिलेशनशिप, इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट होता है? मार्केटिंग हो सकता है जिसमें कस्टमर सपोर्ट नहीं है। अगर कस्टमर सपोर्ट है तो उसका सेपरेट होगा फर्म के अंदर ही, बिजनेस के अंदर ही। अगर फर्म के अंदर नहीं है तो हो सकता है ऐसा बिजनेस आउटसोर्स कर देता है कस्टमर सपोर्ट के लिए, तो आउटसाइड एजेंसी भी हो सकती है। नाउ डी इज द एक्यूरेट आंसर, तो ऑप्शन कोई भी हो सकता है। ओके, आइए बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट हुज बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स and coordinate the activities of different department according to the overall objective of the organization। बेटा जैसे ही ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात आ जाए ना, समझ जाना कि टॉप लेवल की बात हो रही है। ठीक, वर्ड टू वर्ड चीजों को लेकर स्पेसिफिक हो जाओ। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स की जब बात हो तो टॉप लेवल की बात हो रही है, बिकॉज मिडिल लेवल का जो काम होता है वो ओवरऑल पर फोकस नहीं करता। टॉप लेवल जो इंस्ट्रक्शंस फ्रेम करता है उसके अकॉर्डिंग उसको इंप्लीमेंटेशन करवानी होती है लोअर लेवल पर। ठीक, कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं ये टॉप लेवल और मिडिल लोअर लेवल के बीच में। मिडिल लेवल अपने लेवल पर, डिपार्टमेंटल लेवल पर, ठीक है, वो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ही उनका पर्पस है, बट अकॉर्डिंग टू वर्ड्स स्पेसिफिक हो जाओ। ओवरऑल की बात हो रही है ना, टॉप लेवल है, खत्म। स्टेट एनी 2 फंक्शंस ऑफ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड। जो भी आपको आइडेंटिफाई हो रहा है उसका 2 फंक्शंस बताने हैं। तो डाइवर्स एलिमेंट्स हैं, उन सबको इंटीग्रेट करने का काम डेफिनेटली टॉप लेवल करता है। इसके अलावा उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, तालमेल करना और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जो सोचता है, दैट इज व्हाट टॉप लेवल। टॉप लेवल के आपके कोई भी 2 फंक्शन आपको बताने हैं, यहाँ पर 4 लिखे हुए हैं। द टॉप मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल पर, सिंपल सी बात है, ये ऑल ओवर वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, सर्वाइवल के बारे में सोचते हैं। ठीक है, दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरमेंट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म। एनवायरमेंटल कोई चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, डायनामिक सिचुएशन हो सकती है, उस डायनामिक सिचुएशन में किस तरीके से काम करना है, सब पॉलिसीज बेटा टॉप लेवल फ्रेम करता है। दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर देयर अचीवमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल जो गोल्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, वो यही सेट करते हैं टॉप लेवल। कोई भी आप लिख सकते हो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। सोसाइटी पर इसके बिजनेस एक्टिविटीज़ का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, हर कोई टॉप लेवल को उंगली उठाएगा, मिडिल लेवल को और लोअर लेवल को कोई कुछ नहीं कहने वाला, बिकॉज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इन्हीं के हाथ में है, काम इन्हीं के हिसाब से होते हैं। तो जब इन्हीं के हिसाब से काम होते हैं, तो अगर सोसाइटी में किसी तरह की मिस हैपनिंग होती है या कुछ अच्छा होता है तो हमेशा ब्लेम इन्हीं को दिया जाता है। ओके,
या फेवर भी इन्हीं को किया जाएगा अगर कुछ अच्छा होगा तो, राइट। तो टॉप लेवल के ये 4 पॉइंट्स हैं, आप इसमें से कोई भी 2 लिख कर आइए, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, टॉप लेवल आप खुद ही सोच सकते हो। ओवरऑल वेलफेयर के बारे में बात करते हैं जी, ठीक है, ओवरऑल टारगेट सेट करने की बात करते हैं जी, ठीक है। अगर कुछ गलत होता है कुछ सही होता है सोसाइटी इन्हीं को बोलेगी, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, इनका काम होता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कराना, टारगेट सेट करवाना, वही सब चीज़ें है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस आएंगी, चेंजेस आएंगे, तो चेंजेस के अकॉर्डिंग किस तरीके से मूव ऑन करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो सारी स्ट्रेटेजी यही फ्रेम करते हैं, फिर ये इंप्लीमेंट करवाते हैं मिडिल लेवल वालों से। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 22 कुछ इस प्रकार है, एक्सप्लेन इंटर्नशिप ट्रेनिंग एंड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एंड क्लासिफाई देम एज ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। दोनों को आइडेंटिफाई भी करना है कि कौन सा ऑन द जॉब है, कौन सा ऑफ द जॉब है, और साथ ही साथ आप इन दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करो। इंटर्नशिप ट्रेनिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे कि कोई बच्चा प्रोफेशनल स्टडीज़ कर रहा है, कोई भी प्रोफेशनल स्टडीज़ जो होती हैं उसमें ड्यूरिंग स्टडीज़ एक्चुअल जो वर्किंग होती है वो भी सिखाई जाती है। इंटर्नशिप इसको बोलते हैं, आर्टिकलशिप आप बोल सकते हो। जैसे बच्चे जो सीए परस्यू करेंगे उनकी इंटर्नशिप होती है 3 साल की, राइट। तो किसी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए यहाँ पर कोई बिजनेस हो सकता है या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, वो कोऑपरेट करके काम करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, इंटर्नशिप होती है। कुछ स्टाइफंड भी मिलता है बट बहुत माइनर स्टाइफंड इसमें दिया जाता है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के बारे में आपका बहुत अच्छे से पता है कि डमी मॉडल पर प्रैक्टिस करवाना, ताकि जब एक्चुअल ग्राउंड पर जब आकर वो काम करे, कोई भी वर्कर या कोई भी जो काम करने वाले एम्प्लॉइज़ हैं, जब वो एक्चुअल ग्राउंड पर आकर काम करें उनसे कोई गलती गुंजाइश ना हो, तो उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। डमी मॉडल्स पर करवाई जाती है, ये ऑफ द जॉब का पार्ट है, ये ऑन द जॉब का पार्ट है। ध्यान से देखो, इंटर्नशिप मेथड इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस फर्म्स कोऑपरेट। यहाँ पर बिजनेस फर्म्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मिलकर काम करते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैरी ऑन रेगुलर स्टडीज फॉर द प्रेस्क्राइब पीरियड। तो एक प्रेस्क्राइब पीरियड होता है, उस पीरियड के दौरान वो बिजनेस फर्म्स में जाते हैं, एक्चुअल वर्किंग करते हैं, सीखते हैं, और उनकी स्टडीज भी रेगुलर रहती हैं। दैट इज व्हाट इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ठीक। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज व्हाट एम्प्लॉइज लर्न देयर जॉब्स ऑन द इक्विपमेंट्स दे विल बी यूजिंग, बट ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर। तो एक्चुअल जहाँ पर काम हो रहा है उस ग्राउंड से दूर बाहर उनको ट्रेनिंग दिलाई जाती है। एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट्स आर क्रिएटेड इन अ क्लासरूम, ठीक है, एंड एम्प्लॉयज आर यूजिंग द सेम मटेरियल फाइल्स एंड इक्विपमेंट्स। सो बेसिकली एम्प्लॉयज को सेम तरह के इक्विपमेंट, सेम तरह की फाइल्स दी जाती हैं, एक तरह का इस तरह का एक एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि जो कि एक्चुअल वर्किंग लगता है। दैट इज व्हाट डमी मॉडल कह सकते हो आप। इसके अलावा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज बेसिकली डमी मॉडल यू कैन से। तो एक एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है एक्चुअल वर्किंग की तरह, और वहाँ पर उनसे काम करवाया जाता है ताकि एक्चुअल जब वर्किंग ग्राउंड पे आए तो उनसे कोई गलती ना हो। दैट इज व्हाट वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो इंटर्नशिप जो है वो आपका ऑन द जॉब होता है, और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज बेसिकली व्हाट ऑफ द जॉब, ठीक। वेस्टिब्यूल क्या है बेटा, ऑफ द जॉब होता है, ठीक। थैंक यू।